जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि हम लोग ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग बिहार पुलिस का, तो उसमें अभी तक 25 तक देख लिए हैं लोग। ये 26वां टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा और इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए शुरू किया जाए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, नो सूनर डाइड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर, निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इट्स टाइम फॉर द बेल टू बी रन। तो ये आपका राइट आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा का नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची आपका घृणा नहीं है, बाकी सभी पर्यायवाची हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रणय, अनुराग, प्रीति, ये सब आपका प्रेम का ही मतलब होता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, वाक्य में एक स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए विकल्प में से करें। तो दिया गया है, कैटरीन से दैट सी डैश इन लव बिफोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा के बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन द गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य कर्मवाच्य क्या है। तो इसका देखिएगा, क्वाइनिन टेस्टेड बेटर। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो इनके द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधी द्वारा रचित कृति देखिए कि प्रेम प्रसवन, रसकलश, चोखे चौपदे, और मैथिली गुप्त सन का देखिएगा कि साकेत, पंचवर्ती, जय भारत, रत्नावली, विष्णु प्रिया इत्यादि है। और केशव दास द्वारा रचित देखिए कि रामचंद्रिका, छंदमाला, नख शिखर। तो ये सब इत्यादि इसका है। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में सही काल की पहचान करें। तो दिया गया है, ही हैड बीन ट्राई टू गेट हर ऑन द फोन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि हैज़ बीन V4 यहाँ पे लगता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 8 के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त वाक्य या काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचना हुआ है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। तो साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा। तो साहित्य ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया है, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉय बाय द फ्लड। तो डिस्ट्रॉय का क्या हो जाएगा, तो यूप आउट हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद हो जाना या पूरा नष्ट हो जाना। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंखों देखा गद्दर की रचना की विधा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मरण है। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तरणीय होगा। वाक्य किस प्रकार का है। तो ये वाक्य संकेत नार्थक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिएगा कि इसमें क्या आ जाएगा, तो राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही शुड कंज्यूम ए डॉक्टर। तो ये कंसल्ट द डॉक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, मतलब होना चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, ये इसका मीनिंग होगा। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, जो कम बोलता है उसके लिए व्यक्ति शब्द है। तो ये होता है मितभाषी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो ये आपका हो जाएगा वैचारिक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है सी निम्नलिखित वाक्य में से सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। तो दिया गया है कि सी टू इनोसेंट टू डाउट हिम, तो इसका राइट आंसर हो जाए सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैनॉट डाउट हिम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैं हस्ताक्षर कर दिया हूँ। तो ये हो जाएगा, यह कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चयन कीजिए। तो इसमें देखिए कि प्राण विज्ञान, ये आपका प्राण विज्ञान नहीं होता है, ये आपका अशुद्ध है, प्राणी विज्ञान होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किसी विकल्प में आ उपसर्ग का उपयोग हुआ है तो कौन सा? तो देखिए कि आ उपसर्ग का उपयोग आपका सी में देखने को मिल रहा है, आख्यायिका। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये चिनुक आपका यूएसए, ये तो सही है। फन आल्प्स पर्वत, ये भी सही है। सिरको कनाडा, ये भी सही है। लू, अच्छा सिरको कनाडा नहीं होगा, सॉरी, लू तो भारत हो जाएगा। तो ये आपका गलत है, लू तो भारत में चलता ही है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखा जाए तो देखिए सिरको हमारा जो ये है, सिरको सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होने वाली एक गर्म और शुष्क रेतीली हवा है। इसे मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली और स्पेन देश प्रभावित होता है। इटली में इसका नाम सिरको है तथा मिस्र में खमसिन है। लीबिया में गिबली और ट्यूनीशिया में चिली तथा स्पेन में लेबेक नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इससे होने वाले वर्षा को रक्त वर्षा यानी लाल रेत की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसीलिए रक्त वर्षा बोला जाता है। अगला देखिएगा, इसमें ये विश्व के प्रमुख पवन है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चिनुक देखिए, चिनुक जो है ये आपका यूएसए, कनाडा और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर, दक्षिणी फ्लोरिडा तथा दक्षिण से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक ये प्रवाहित होता है। फोन देखिए कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों में प्रवाहित होता है, जो स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक होता है। लू देखिए कि भारत में प्रवाहित होता है और पाकिस्तान में भी ये चलता है। हरमटन देखिएगा कि रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका तट जो है वहाँ पे सर्वाधिक ये देखने को मिलता है। ब्लैक रोलर आपका उत्तरी अमेरिका के मैदान में, और यामो जापान में प्रवाहित होता है। सिमुक अरब रेगिस्तान और सामुक ईरान में। सामल मोसोपोटामिया और फारस की खाड़ी हो जाएगा। हब्बूब ये आपका उत्तरी सूडान हो जाएगा, खारदूस में। और काराबुरान देखिए कि मध्य एशिया के तरिम बेसिन में प्रभावित होता है। नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रभावित होता है। और देखिएगा कि सांता आना ये आपका कैलिफोर्निया में प्रभावित होता है। और जोंडा देखिएगा कि एंडीज के मैदानी भाग अर्जेंटीना या उरुग्वे में सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसे शीत फोन के नाम से भी जाना जाता है। और ठंडी पवन का देखा जाए, कुछ ठंडी पवन यहाँ पे दिया गया है, तो उसके बारे में देखिए कि मेस्ट्रल ये आपका रोन, जो रोन नदी है से भूमध्य सागर तक ये प्रभावित होता है, और स्पेन फ्रांस इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है लोग। बोरा देखिए कि एडियाटिक सागर के पूर्वी तट पर इटली और यूगोस्लाविया सर्वाधिक प्रभावित। ब्लिजर्ड देखिए साइबेरिया क्षेत्र यूएसए और कनाडा में प्रभावित होता है। नोटे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र और मोरक्को में प्रभावित होता है। पेपेरा आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रभावित होता है। देखिए 22 जो है ये आपका फ्रांस में प्रवाहित होता है। और लेवांटर देखिए दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में प्रभावित होता है। दक्षिणी बस्टन में देखिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। और जूरन में देखिए कि जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में प्रभावित होता है। देखिए ग्रेलाल ये दक्षिण यूरोप के भूमध्य क्षेत्र में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ताराकाट हो जाएगा। देखिए कि ये ताराकाट आपका सौरमंडल का सदस्य नहीं है, बाकी ग्रह, धूमकेतु और उपग्रह ये सब आपका सौरमंडल का क्षेत्र है। देखिए सौरमंडल का मतलब क्या होता है? सौर परिवार का मतलब होता है कि सूर्य पे जितना निर्भर है लोग, या सूर्य के रोशनी पे या गुरुत्वाकर्षण बल पे, तो उसी को बोला जाता है सौर परिवार या सौरमंडल। थोड़ा सा देखिएगा कि
सौरमंडल आकाशगंगा के एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगाओं का मिलकर ये ब्रह्मांड बनाता है। सूक्ष्म अणुओं से मिलकर विशालकाय आकाशगंगा तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। सौरमंडल की रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमंडल सूर्य तथा पृथ्वी और 8 ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंड एक परिवार है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। खगोलीय पिंड 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तारे जिनके पास अपना खुद का ऊष्मा है और एक ग्रह जो तारों के पे निर्भर रहता है लोग, यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं है। देखिए कि ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश ग्रहण करता है लोग। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहला जाता है, जबकि उसके सूर्य के ओर चक्कर लगाना आपका परिक्रमण बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। उपग्रह भी आकाशीय पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो उपग्रह कहलाते हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है तथा बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। धूमकेतु देखिए, ये आकाशगंगा में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के पलायनकार पथ पर अनियंत्रित परिक्रमा करते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाए तो गर्म होने के बाद उसमें गैस के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसा संरचना बनता है। इसे ही पूछल तरह कहा जाता है। तो ये याद रखिए, इसकी सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। ताराकाट या तारामंडल देखिएगा कि आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियाँ के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसे नहीं तारामंडल बोला जाता है। वर्तमान में तारामंडल उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल किया गया है। AAIU के अनुसार इसमें अभी तक तारामंडल 88 ये मानी गई है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्मिंग चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, ये आपका राजमार्ग से हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि जो राजमार्ग है उसको आपस में जोड़ना है और महानगर में जो 4 राज्य हैं तो उसे तो खास करके जैसे तमिलनाडु, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई को जोड़ने का इसमें प्रस्ताव है। और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई। देखिए कि इसमें कुल 7 चरण है। इस चरण के अंतर्गत पहले चरण में स्वर्मिंग चतुर्भुज परियोजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में 6 से 4 लेन वाली सड़क द्वारा जोड़ने की योजना है। दूसरे चरण में 2 गलियारों, पहला पूर्वी पश्चिम और दूसरा दक्षिण का निर्माण करना इसमें है। और देखिए कि राजमार्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 2015 में चलाया गया था हरित राजमार्ग प्राधिकरण। यहाँ पे देखिए कि किसान और निजी क्षेत्र के बीच में सहभागिता बढ़ाना था। और हरित राजमार्ग से आपको समझ में आता ही है कि पेड़ पौधा लगाना था। दूसरा का है भारतमाला परियोजना। यह एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसकी अवधि 2017-18 था। इसका भारत के सीमावर्ती को जोड़ने का ये था। भारत में जितना सीमावर्ती राज्य हैं सभी को आपस में जोड़ने का एक बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। सेतु भारतम देखिए कि 2016 में ये नई दिल्ली में चलाया गया था और इसे जो रेलवे क्रॉसिंग होता है उससे बचने के लिए उस पर पुल बनाने का इसमें लेके आया गया था। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मद्यों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 2015 से 20। तो ये देखिए भारत की 2015 से 20 निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मद्यों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। और विदेशी व्यापार नीति का अनावरण 1 अप्रैल 2015 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये थोड़ा सा डाटा जो है पुराना हो गया है, तो इसे छोड़ दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1765। देखिए कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इसी क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इसके अनुसार सभी अदालती कागजें, अखबारों और 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। 1767 में ब्रिटिश संसद में उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तुएं कागजी, शीशा और चाय और रोगन था। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने नारा दिया कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए उन्होंने उपनिवेशवासियों के स्वतंत्रता का पुत्र और स्वाधीनता के पुत्र आदि संस्थाएं की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभु सत्ता या संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो अविशिष्टता ये जो है ये नहीं है, बाकी सभी ये है। अद्यता, अस्थायित्व, अविभाज्य, तो ये सब आपका देखिएगा कि प्रभु सत्ता के लक्षण अविभाज्यता, अद्यता, अस्थायित्व, पूर्णता, सर्वव्यापकता, सार्वभौमिकता और अन्यता, ये सभी सब इससे संबंधित है। प्रभु सत्ता से संबंधित मतलब क्या होता है कि किसी भी देश कोई और देश पे निर्भर ना हो, उसका संविधान अपना संविधान हो और देश का जितना नियम कानून हो उसके संसद के द्वारा तैयार किया जाता हो, तो उसी को सब प्रभु सत्ता बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कुलगाड़ी आपका थोरियम के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये आपका सोना हो जाएगा, सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया की कुलगाड़ी कालगुर्गी स्वर्ण नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो ये आप याद रखिएगा। कुलगाड़ी की स्थापना 1893 ईस्वी में किया गया। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है और बक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। क्वींसलैंड पीपा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश उद्योग का विकास विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में हुआ है। न्यू साउथ वेल्स कोयले के लिए और बिलपारा लौह अयस्क सेतु प्रसिद्ध है। सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे है, जबकि चीन का स्थान प्रथम स्थान पे है। सोना का सर्वाधिक भंडारण ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो ये याद रख सकते हैं। देखिए कि उसके शहर का कुछ नाम दिया गया है और भी देश का नाम दिया गया है, जैसे इपो जो शहर है ये मलेशिया में है, ये टीन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मेसाबी यूएसए, ये लोहा के लिए फेमस है। होम स्टे खान, ये सोना के लिए। और ओंटेरियो तो जानते हैं कनाडा में है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। और इटावीरा ये ब्राज़ील में है, लौह अयस्क खनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। अमापा खान ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और चुकी कामाटा ये चिली तांबा के लिए प्रसिद्ध है, विश्व की सब तांबा की राजधानी बोला जाता है इसे। किमरले खान दक्षिण अफ्रीका में है, ये हीरो का नगर और विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। जोहान्सनबर्ग ये सोना नगरी और ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। ओरोपा बोत्सवाना ये हीरा के लिए। और सुल्बियान खान ये कनाडा में है और ये सीसा जस्ता के लिए, विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता का खान है। ब्यूटे खान ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यूएसए में है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा संविधान संशोधन से हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। संविधान संशोधन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लिया है लोग, तो इसीलिए इसको छोड़ दिया जाए। और यहाँ पे देखिए आपातकाल के बारे में बात किया गया है, तो इसके बारे में देख लिया जाए। वैसे इसको भी हम लोग देख लिए हैं लोग, लेकिन फिर भी एक बार देख लिया जाए। देखिएगा अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगता है ये सशस्त्र विद्रोह और युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय में लगाया जाता है। राष्ट्रपति देखिए कि ये मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के बाद ही लगता है। पहली बार 30 दिन यानी 1 माह के लिए लगा था और संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह बाद इस प्रकार से अनिश्चित काल तक ये बढ़ाया जा सकता है। अनुमोदन देखिए विशेष बहुमत में। मौलिक अधिकार निलंबन, इसमें देखिए 20 और 21 के प्रदत्त अधिकार को छोड़कर, यानी 20 से 21 जो आर्टिकल है उसे छोड़कर बाकी सभी निलंबित माना जाता है। समाप्ति देखिए साधारण बहुमत से या राष्ट्रीय स्वयं वापस ले सकते हैं राष्ट्रपति, तो ये याद रखिएगा। ये राष्ट्रपति शासन ये आपका अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के प्रतिवेदन या विवरण रिपोर्ट के बिना ये लगाया जा सकता है। ये देखिएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पे लगाया जाता है और पहली बार ये 2 माह यानी 60 दिन के लिए लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन प्रत्येक 6 माह चलता है, अधिकतम 3 वर्षों तक ये चल सकता है। अनुमोदन साधारण बहुमत, और देखिए मौलिक अधिकार का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है, तो ये देखिएगा। और राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकते हैं। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय स्थिरता को खतरा में जब होता है तो वित्तीय साख के लिए लगाया जाता है और मंत्रिमंडल के सलाह पे ही ये लगेगा। इसका पहली बार 2 माह यानी 60 दिन और निश्चित काल तक ये संविधान में स्पष्ट नहीं उल्लेख है। देखिए इस साधारण बहुमत से लगाया जाता है, कोई भी प्रभाव इस पर नहीं रहता है। और देखिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 25.42% था। देखिए 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42 था और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 17.7% था, तो ये याद रखेगा।
बिहार की जनगणना देखिएगा कि आपका कितना है, तो 10,40,99,452 है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य घटते क्रम में देखिए, मेघालय आपका 27.9, अरुणाचल प्रदेश आपका 26%, और बिहार आपका 25.4, और जम्मू कश्मीर 23.6, और मिजोरम देखिएगा 23.5। यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि सबसे कम आपका नागालैंड में हुआ था 0.6 माइनस में, तो ये याद रखेगा सबसे कम। सबसे न्यूनतम दशकीय वाले 5 राज्य देखिए, तो आपका नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रशासन के। भारत में शिलालेख या प्रस्तर अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था, और अशोक का कार्यकाल देखिए कि 273 से लेकर 232 ईस्वी ईसा पूर्व में है, तो ये याद रखिए। ये मौर्य साम्राज्य के बिंदुसार का पुत्र था। अशोक के अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए गए। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में से किया जा सकता है। शिलालेख देखिए, इसे 2 वर्गों यानी कि बृहत तथा लघु शिलालेख में बांटा गया है। स्तंभ लेख देखिए, दीर्घ स्तंभ लेख 7 है, लघु स्तंभ, ये सब क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ये जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ तो हम दे ही देते हैं आपको। हाँ, अशोक के शिलालेख और उसके प्राप्ति स्थल, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो शाहबाज गढ़ी ये आपका कहाँ पड़ेगा, तो पेशावर में पड़ेगा। और मनसेरा ये आपका कहाँ है, तो हजारा, ये भी पाकिस्तान में है। कालसी देखिए कि देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार आपका जूनागढ़ में सबसे इम्पोर्टेंट है। धौली देखिए तो ये आपका पुरी में है, उड़ीसा में। और जौघर देखिए तो गंजाम उड़ीसा में है। सुपारा ये थाने महाराष्ट्र में पड़ेगा। एरुगुडी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। मास्की रायचूर कर्नाटक में। गुर्जरा दतिया ये मध्य प्रदेश। ब्रह्मागिरी मैसूर कर्नाटक में। भाबरू ये बैराट और राजस्थान में पड़ता है। अरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। और जटिंग रामेश्वरम ये कर्नाटक। सासाराम बिहार में पड़ेगा। राजमंडलगिरी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। गोवा मठ देखिए तो ये मैसूर में है। सारू मारू ये मध्य प्रदेश में है। नेतूर कर्नाटक में। उडेगोलम ये बेलारी कर्नाटक में पड़ेगा। सन्नाती ये कर्नाटक में है। अशोक के शिलालेख और उसके वर्णित विषय देखिए, ये आपका VVI है, तो इसे जरूर बढ़िया से आप एक बार 2 बार याद कर लीजिए। देखिए पहला जो शिलालेख है ये पशु बलि से संबंधित है। इसमें पशु बलि की निंदा किया गया है और सभी मनुष्य मेरी संतान है, इसमें कहा गया है। दूसरा शिलालेख देखिए कि पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी के लिए इसमें बात किया गया है। चोल पांड्या और सतपुरा यानी केरलपुत्र की चर्चा इसमें मिलता है। तीसरा शिलालेख में देखिए कि राजकीय अधिकारी यानी युक्त रजुक और परदेशी को हर 5 वर्ष दौरा करना चाहिए अपने जो प्रदेश है उसका। चौथा शिलालेख में है धर्माचार्य के भेरीनाथ द्वारा धर्म का उद्घोषणा। 5वां अभिलेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी और मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। छठा में देखिएगा कि इसमें आत्मनिर्भर की शिक्षाता दी गई है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। 7वां में देखिएगा कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। बोध गया भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख इसमें मिलता है। 9वां शिलालेख देखिएगा कि धर्म महासमारोह की चर्चा और सच्ची भेंट और शिष्टाचार का इसमें उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख देखिए कि इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म की नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख देखिए धर्म नीति की व्याख्या करता है। और 12वां शिलालेख सर्व धर्म संभाव एवं स्त्री महापात्र की चर्चा इसमें मिलता है। 13वां शिलालेख जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है और पड़ोसी राज्य का वर्णन मिलता है। अपराध करने वाले आटविक जातियों का उल्लेख इसमें मिलता है। 14वां शिलालेख देखिए कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो देखिए कि राइट आंसर सी हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये आपका विशेषता नहीं है। बाकी देखिएगा कि संविधान, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो ये सब इसका विशेषता है। अगर विशेषताएं की बात किया जाए संविधान के, तो देखिए कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न देशों के स्रोत से बनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक, धर्मनिरपेक्ष राज्य, आपात उपबंध, संज्ञानात्मक संविधान,
किंतु एकात्मक की ओर झुकाव, त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण व्यवस्था, और संविधान न तो लचीला और न ही कठोर है। भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करें। भारत के न्यायपालिका 3 स्तरीय है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उसके बाद जिला या सत्र न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सम्मिलित रूप में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, तो वही उच्च न्यायालय के नीचे के सभी न्यायालय को मिलाकर निम्नतर या अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। संविधान के भाग और अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। और देखिए भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 31 तक आपका उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी के किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 32 का। कालीबंगा देखिए कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली चूड़ी, और काली चूड़ी का यहाँ पे बहुत सारा काली चूड़ी मिला है, इसीलिए इसे कालीबंगा नाम रख दिया गया है। ये हनुमानगढ़ जिले में पड़ेगा और घग्गर नदी के बाएं तट पे है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, तो ये तो हम बताए हैं। देखिए इसकी खोज 1951 में अमलानाथ घोष के द्वारा किया गया था। और उसके बाद देखिए बीबी लाल थापर और इनके द्वारा भी व्यापक खुदाई की गई, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। शव को अंतरिक्ष संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्ण समाधि है, आंशिक समाधि है और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों देखिएगा कि 7 आयताकार अग्निवेदिकाएँ, जूते हुए खेत के साथ कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, सिल्वर पट्टा और सूती वस्त्र कपड़े की छाप और मानिक और मिट्टी के मनके, बेलना आकार मोहरे और मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर देखिए कि ये मेरठ में है, हिडन नदी के तट पर। इस स्थल की खोज 1988 में भारत सेवक समाज द्वारा किया गया था और इसका उत्खनन 1958 में किया गया, तो ये याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि राष्ट्रपति की पदावधि पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। देखिए कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र की एकता, अखंडता और धुरता परिचालक होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायाधीश से मिलकर होता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू है, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। देखिए कि अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है और 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति में निहित है। 54 में राष्ट्रपति की चुनाव निर्वाचन मंडल के बारे में बात करता है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति और 56 में राष्ट्रपति की पदावधि और 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता और 58 में राष्ट्रपति के लिए अर्हताएँ, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें यहाँ पे दिया गया है। 60 में देखिए राष्ट्रपति का शपथ और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। 61 के क में केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पे और 72 में देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, 77 में समस्त कार्यपालिका की ये शक्ति दिया गया है और 85 में लोकसभा के विघटन की शक्ति, 108 में संयुक्त अधिवेशन आहूत करने का अधिकार और 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, परंतु सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, तो ये आप याद रखेगा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो इसका राइट आंसर एक जगह पश्चिमी घाट। आप थोड़ा सा भारत का अगर नक्शा देखिएगा तो जैसे कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये तो पूर्वी घाट है और यह पश्चिमी घाट है। तो केरल के आसपास का जो क्षेत्र है इसे हॉट स्पॉट क्षेत्र में रखा जाता है। हॉट स्पॉट क्षेत्र किसे बोला जाता है? जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो तो उसे हॉट स्पॉट क्षेत्र बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखा जाए तो देखिए विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, साथ ही निवास स्थल की हानि का गंभीर स्तर भी पाया जाता है। वैसे क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना को पर्यावरणीय नॉर्मन माइस ने 1988 में विकसित किया था। और देखिए किसी स्थान को हॉटस्पॉट कब घोषित किया जाता है?
तो इसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है क्षेत्र में कम से कम 0.5% या 1500 से अधिक जो स्थानीय संवहनीय पौधे की प्रजातियां होनी चाहिए। और दूसरा का कंडीशन है इस क्षेत्र की प्राथमिक वनस्पतियों में कम से कम 70% वनस्पति नष्ट हो चुका हो। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, विश्व के जिन हॉटस्पॉटों में स्थानीय प्रजातियों की परिचितता पाई जाती है वे क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट कहलाते हैं। विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो ये याद रखिएगा। 36वें हॉटस्पॉट के रूप में नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन को घोषित किया गया है। भारत के 4 क्षेत्र विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट बाहुल्य क्षेत्र में आता है, तो ये याद रखिएगा। ये प्रथम है हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत संपूर्ण हिमालय तथा पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, चीन, म्यांमार में पड़ने वाले हिमालयी क्षेत्र आते हैं। यहाँ एक सींग वाला गेंडा और एशियाई जंगली भैंस और सुनहरा लंगूर, हिमालय का ताहर, गंगा की डाल्फिन और नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी आदि पाए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और चलिए आगे देखा जाए। देखिए भारत में कुछ हॉट स्पॉट है जिसमें इंडो बर्मा क्षेत्र देखिएगा कि यहाँ पे लंगूर, गिबन, कंपियो आदि का आवास क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी चीन आता है। और देखिए पश्चिमी घाट और श्रीलंका का जो तट है उसके आसपास भी हॉट स्पॉट पाया जाता है। देखिए एशियाई हाथी, नीलगिरी, शेरपुछ, बंदर, माकाऊ ये सब पाया जाता है। और सुंडरलैंड हॉट स्पॉट ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडो मलाया द्वीप समूह के पश्चिमी भाग पर एक विस्तृत है। भारत के निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आता है। परवाल, व्हेल, समुद्री गाय आदि इसके विशेष प्रजातियां हैं। देखिए एक हॉट स्पॉट ऐसे विशेष समुद्री परिस्थितियों तंत्र वाले क्षेत्र हैं जिनके महत्वपूर्ण जलीय अधिवासों समुद्री जैव विविधता के संदर्भ में संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधार। तो देखिए कि वैदिक काल के दौरान पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ और कर्म कांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई और यह प्रतिक्रिया पंचालों विदेह राज्यों में विशेषकर हुई, जहाँ 600 ईसा पूर्व के आसपास में उपनिषदों का संकलन हुआ था। यह देखिए इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्म कांड की निंदा की गई है और सम्यक विश्वास एवं ज्ञान पर बल दिया गया है। उपनिषदों ने आत्मा को पहचान और आत्मा तथा ब्रह्म के संबंध को सही रूप से समझने पर बल दिया, तो ये याद रखिएगा। तत्कालीन शक्तिशाली राजाओं की तरफ ब्रह्म की परिकल्पना परम सत्ता के रूप में की गई थी, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग को किस में मिला है? तो आपका आर्टिकल 19 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा कि मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। और भाग 3 में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है, आर्टिकल 12 से 35, तो ये तो हम बार बार डिस्कशन करते हैं लोग, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिया गया है मौलिक अधिकार से, तो देख लिया जाए एक नज़र में। आर्टिकल जो 14 है विधि के समक्ष समानता का बात करता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता का बात करता है। और आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत का बात करता है। 18 में देखिएगा कि उपाधियों के अंत के बारे में बात किया गया है। कोई भी नागरिक विदेशी या किसी भी इस प्रकार का उपाधि धारण नहीं कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। अनुच्छेद 19 का बात किया गया है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में बोला गया है अपराधों के लिए दुष्सिद्धि के संबंध में संरक्षण का बात किया गया है। और 21 में देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार के बारे में बात किया गया है। देखिए कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र देखिए कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उससे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर आधिकारिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थव्यवस्था देखिए कि 2 प्रकार का होता है। एक अर्थव्यवस्था आपका व्यष्टि अर्थव्यवस्था जिसे माइक्रो इकोनॉमी बोला जाता है, और एक समष्टि अर्थव्यवस्था। देखिए कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था उसे बोला जाता है जिसमें सूक्ष्म अथवा छोटा अर्थव्यवस्था हो, जो एक परिवार का भी हो सकता है और एक औद्योगिक इकाई भी हो सकता है। और यह मांग एवं आपूर्ति से संबंधित है। यह उस बाजार का भी अध्ययन करता है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री होती है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार है, इसके ऊपर समिट अर्थव्यवस्था आधारित होता है। समित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा कि जिसका अर्थ है बड़ा अथवा व्यापक अर्थव्यवस्था, जिसमें समष्टि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्से का अध्ययन किया जाता है। इसका तात्पर्य है पूरे देश से
और देखिए आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सब आपका आ जाएगा इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखा जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था में निरंतर समृद्धि के लिए व्यष्टि एवं समष्टि दोनों की आधारपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए व्यष्टि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादन व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है और इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गंडक परियोजना हो जाएगा। देखिए गंडक नदी पे गंडक परियोजना है और इसे 743 मीटर अवरोधक बांध बनाकर यहाँ पे जलाशय का निर्माण किया गया है। और देखिए कि जलाशय से दो प्रमुख नहर निकलती है, एक निकलता है पश्चिमी प्रमुख नहर, एक पूर्वी नहर। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये दामोदर घाटी परियोजना से क्वेश्चन जरूर आता है। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें दामोदर और उसकी सहायक नदी जैसे बराकर, कोनार, बोकारो बांध बनाकर ये किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। इस परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। प्रमुख बांध देखिएगा इसमें ततैलिया, मैथान, कोनार, पंचेल हिल्स ये आदि है। प्रमुख तापगिरी बोकारो तापगिरी, दुर्गापुर तापगिरी और चंद्रपुरा तापगिरी ये इस पे है। तो ये याद रखिएगा। और हीराकुंड परियोजना देखिएगा कि ये उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर निर्मित है, भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है। हीराकुंड बांध पूरे विश्व की सबसे लंबी बांध मानव निर्मित है। और देखिए कि ब्यास परियोजना ये भारत की एक प्रमुख नदी है और इस पर 3 राज्यों की साझेदारी है जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हो जाए। इसमें 2 बांध का निर्माण किया गया है। ब्यास नदी पर 2 बांध है, एक पोंग बांध है और एक देहर बांध है। तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की प्रथम विमान डाक सेवा परिवहन किया गया था। तो ये याद रखेगा। देखिएगा कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये आपका नई दिल्ली में पड़ेगा, राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में, और बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, चौधरी चरण सिन्हा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, और देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई हो जाएगा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें 40 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीयवाद से ये संबंधित है। तो ये याद रखिएगा। भूमिपित सन ऑफ सॉइल का सिद्धांत बताता है कि एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के समस्त संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए जिनका जन्म उस क्षेत्र में हुआ है, और इसका जन्म उस क्षेत्र से बाहर हुआ है वो उसका उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। इस अवधारणा का प्रयोग बम्बई में शिवसेना द्वारा उत्तर भारतीय तमिल लोगों को मुंबई से उत्प्रवासित करने के लिए किया गया था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तारापोर्ट समिति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, जितना समिति है यहाँ पे महत्वपूर्ण समिति दिया गया है। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार, नचिकेत मोर समिति ये छोटी या निम्न आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति हो जाएगा, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग हो जाएगा, मीरठ सेठ समिति हथकरघा हो जाएगा, और देखिए महाजन समिति आपका चीनी उद्योग हो जाएगा, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा, महानुबोली समिति राष्ट्रीय आय हो जाएगा, दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान हो जाएगा, और पाइगोरिया समिति ये आपका बैंकिंग सेवा सुधार हो जाएगा, खुसरो समिति कृषि शाख हो जाएगा, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुगनता हो जाएगा, भूरेलाल समिति मोटर वाहन कारों में वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। पुस्टास घास का मैदान कहाँ पे है? तो ये आपका हंगरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए महत्वपूर्ण घास स्थल यहाँ पे सवाना अफ्रीका में है, और कैम्पोस या कंपास ब्राज़ील में, लानोस आपका वेनेजुला, पंपास देखिए अर्जेंटीना उरुग्वे ब्राज़ील हो जाएगा,
पेयरी जो गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका, और वेल्ड दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के बीच में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रिचर्ड आर्क राइट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और देखिएगा, तो इसके बारे में जानते ही हैं कि वाटर फ्रेम क्या हो जाएगा, तो रंगाई हुए में काम आता है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गंवर्धन कुमार गंधर्व बेजोड़ नायिका किससे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को। देखिए कि कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर को मानते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछेगा उपनाम इनका बताइए। तो स्व सामग्री, राष्ट्र की आवाज़ या स्वर कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, 1972, 1975, 1990। पद्म भूषण 1969 में दिया गया था, दादा साहेब पुरस्कार 1989 और पद्म विभूषण 1999, भारत रत्न 2001 में, और मृत्यु इनका 6 फरवरी 2022 में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पीर पंजल और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली उत्तर पर्वतीय प्रदेशों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जैसे कि अगर हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ देखेंगे लोग, तो हिमालय हम लोग को ऐसे दिखाई देगा। तो समझिए कि जो ट्रांस हिमालय है यानी छुपा हुआ हिमालय, तो सबसे ये उत्तर में होगा। उसके बाद होगा ट्रांस हिमालय जो हाईएस्ट पीक है, और उसके बाद बृहत हिमालय आ जाएगा जो सबसे हाईएस्ट पीक आता है, और बृहत हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद लघु हिमालय आता है, और लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय आता है, तो ये याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय के बारे में अगर देखा जाए तो यह महान हिमालय या बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणी आती है। इस भाग में वनस्पति का अभाव है क्योंकि हमेशा ठंडा ही रहता है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिमी की ओर अमीर पठार तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैला है। इसमें विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ है, जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन, और सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, बाल्टोरो हो जाएगा, और बियाफो और हिस्पर श्रेणी हो जाएगा। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है, और लद्दाख श्रेणी को बूजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे बड़ा गार्ज बनाता है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, बृहत हिमालय यह सादा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है, या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नामचा बरवा पर्वत है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई याद रखिएगा। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी में से आता है। मकाउल, ये सब सिर्फ याद रखिएगा। ये सब कहाँ है? नंगा पर्वत ये आपका कहाँ पड़ेगा? धौलागिरी, मकाऊ, ये सब नेपाल में है। इसके बाद लघु हिमालय आता है। देखिए कि बृहत और लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर हिमालय, लाहौल, स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटी, यहाँ पे देखिए पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और साथ में करेवा मिट्टी यहाँ पे पाया जाता है जो केसर की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी तथा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक देखिए विभाजित किया गया है, जिसमें पीर पंजाल श्रेणी आपका जम्मू कश्मीर या मध्य हिमालय से सबसे लंबी श्रेणी है। उसके बाद धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में आएगा। इसमें कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ प्रसिद्ध है। उसके बाद मैसूर श्रेणी उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी नेपाल आ जाएगा। और इसमें देखिए कि जो घास का मैदान है उसे मर्ग के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब। और उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि और पर्यटन स्थल है शिमला, मैसूर, नैनीताल, रानीखेत, ये सब हो जाएगा। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी ये उसका हिस्सा है। और इसमें देखिए कि दून और द्वार का, इसमें दून को ही द्वार बोला जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, ये सब हो गया। शिवालिक के निचली भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो किस में शामिल किया जाता है? तो देखिए कि पूंजी खाते में शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पूंजी खाते की जमा मदे। तो 46 का राइट आंसर सी सही है। भुगतान संतुलन यहाँ पे देखेंगे लोग, तो
चलिए देखिए थोड़ा सा, भुगतान संतुलन के चालू खाते की संरचना एक दृश्य मध्य और अदृश्य मध्य दो भागों में बांटा गया। और दृश्य मध्य को भी वस्तु के आयात और वस्तुओं के निर्यात में दो भागों में, अदृश्य मध्य में देखिए सेवाओं के आयात, सेवाओं के निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरित है। और भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की संरचना देखिए, निवेश, विदेशी निवेश, उसके बाद उधार, उसके बाद अन्य जमा आ जाएगा। विदेशी निवेश में एफडीआई आ जाएगा और उसके बाद एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेश, तो ये दोनों। उधार में आ जाएगा बाहरी वाणिज्य उधार और बाहरी सहायता। अन्य जमा में एनआरआई जमा, बैंकिंग पूंजी, अल्पकालीन व्यापार जमा, अन्य प्रवाह। एनआरआई का मतलब क्या होता है, ये जो भारत का नागरिक है लोग और विदेश में कमाने के लिए गया है लोग, तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाएगा लोग। पूंजी खाते के प्राप्तियों में विदेशी निवेश की प्राप्तियाँ और विदेशी ऋण की प्राप्तियाँ शामिल हो जाती है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश से समझा जा सकता है, तो नैतिक विकास पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिएगा कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित रखता है, यह व्यक्तिगत पर बल देता है। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत या व्यक्तिगत नाम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में खास है, जो कोई ना कोई गुण लेकर पैदा हुआ हो, व्यक्ति में हर काम को करने की योग्यता और क्षमता होती है। इस सिद्धांत की अग्रलिखित मान्यता है, अधिकार व्यक्ति की मांग, अधिकारों का स्वरूप नैतिक होता है, यह समाज द्वारा स्वीकृत होता है। अधिकार व्यक्ति के स्वर्गीय विकास के लिए आवश्यक साधन है, अधिकार का उद्देश्य समाज का वास्तविक हित है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोजकर्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोमेव डियाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केप ऑफ गुड होप में देखिए कि यूरोप से एक रास्ता है भारत तक पहुंचने का, समुद्री मार्ग, तो ये आप याद रखेगा। 48 के बाद देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होगा, तो हो जाता है ब्याज की दर घटती है, तो ये याद रखिएगा। देखिए जब अर्थव्यवस्था में नियोजित विनियोग से अधिक हो तो यह बचत की अधिकता की स्थिति पैदा कर देती है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में बचत की अधिकता आपूर्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु और सेवाओं की मांग में कमी आती है, जिससे आय, उत्पाद और रोजगार में कमी हो जाता है। जब बचत की भरमार होती है तो ब्याज दरें गिर जाती है, जिससे उधार लेना सस्ता हो जाता है। हालांकि नियोजित बचत से कम होने के कारण निवेश के कम लाभदायक अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसमें फर्मों द्वारा ऋण की मांग कम हो जाती है, नतीजन ऋण योग्य धन की मांग गिर जाती है, इससे ब्याज दरों में गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहावरे निर्मित हैं, तो देखिए कि ये टेराकोटा का बना होता है और ये टेराकोटा इसे बोला जाता है और ये आपका सिलखिरी पत्थर से निर्मित है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए इसी के बारे में दिया गया है कि ये गुमत, चकमा, पत्थर, कांस, मिट्टी से बनाई जाती है और किस प्रकार का मूर्ति होता था, तो जंगली भैंस, ये सब आकृति यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेश शब्द के उदय अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो इसका राइट आंसर जो है औद्योगिक विकास। देखिए कि औद्योगिक विकास के कारण ही वहाँ पे नए बहुत सारे कारखाना, कल कारखाना बढ़ता है और बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाता है, जिसके कारण बाजार खोजने के चक्कर में ही ये पूरा खोजता है लोग और उसी क्रम में भारत पहुँच जाता है लोग। तो भारत शुरू से ही एक बाजार बना हुआ है बहुत बड़ा, जनसंख्या ज़्यादा होगा तो बाजार ज़्यादा होगा ही। तो देखिएगा कि ये उपनिवेश का कार्य का प्रमुख ये कारण था। और बाकी धर्म सुधार, औद्योगिक क्रांति, सामंतवाद, कृषि क्रांति, ये सभी उसका एक कारण हो सकता है। देखिए प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो ठीक बाद के शून्यकाल बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। शून्यकाल प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहा जाता है। दोपहर 12 से 1 बजे के काल को शून्यकाल कहा जाता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। इसकी शुरुआत 1962 ईस्वी में किया गया था। शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। देखिए प्रश्नकाल भारत का संसद का पहला घंटा होता है, जो 11 से 12 प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्पसूचक, ये प्रश्न होते हैं। देखिए कि तारांकित प्रश्न उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इस पर स्टार लगा होता है। इसके संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अल्पसूचक के प्रश्न देखिए कि इस संबंध में किसी लोक महत्व के तत्कालीन मामले होता है। यह सामान्यतः साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित अवधि के बजाय कम यानी अल्प सूचना में पूछा जाता है। इसका उत्तर
मौखिक दिया जाता है। देखिए ये तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, इसके ऊपर स्टार नहीं लगा होता है, इसमें पूरक प्रश्न भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए 40 में से 6 आपका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और बिहार में राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं और बिहार विधानसभा की कुल 43 सीटें हैं, जिसमें देखिएगा कि एसटी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 38 सीट ये आरक्षित किया गया है। बिहार विधान परिषद आपका 75 सीट है, तो ये याद रखिएगा। बिहार में 38 जिले, 9 प्रमंडल, 11 अनुमंडल और 534 डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी, प्रखंड है, तो ये याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट तो 38 ही है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत पे क्या होगा? तो इसका ये हो जाएगा इकाई से कम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिएगा कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मांग की कीमत लोच है, तो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आ जाता है, तो मांग की कीमत का लोच ये आपका सूत्र हो जाएगा। मांग की कीमत की लोच प्रमुख 3 श्रेणियां हैं। इस श्रेणी में देखिएगा जब कीमत के काम होने पर कुल व्यय बढ़ता है और कीमत बढ़ने पर कुल मांग घटती है, तब मांग की लोच इकाई होती है। देखिए कि जब कीमत में परिवर्तन होने पर व्यय स्थिर होता है और उसके बढ़ने पर कुल मांग घटती है, तब मांग की लोच इकाई के बराबर होता है। जब कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है और कीमत के कम होने पर कुल व्यय घटता है, तो उस मांग की लोच इकाई से कम होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च क्या है? तो ये आपका, ये तो आप भी जानते होंगे, राजस्व व्यय होता है। और इसके बाद देखिए कि गौतम बुद्ध ने इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्राकृतिक व्यय क्या है ये सब और संरचना क्या है, तो ये तो जनरली आप जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका सारनाथ से प्रारंभ हुआ था। ये पहला जब ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो पहला जो दीक्षा देते हैं उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही है। और देखिए गौतम बुद्ध का जन्म ये सब कहाँ हुआ था, ये सब तो हम लोग बार बार रिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे छोड़ दिया जाए। 57 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो इसका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। अरस्तु सिकंदर का गुरु भी था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेवार है? तो देखिए ये तो अब समाप्त हो चुका है, योजना आयोग था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था और ये पंचवर्षीय योजना बनाता था। और देखिए कि इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया और नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, तो ये याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17वां पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना था, तो ये आप याद रखिएगा, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो खाद्य और पेय पदार्थ हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा ये आपका सूचकांक में सबसे ज़्यादा वजन वाला आइटम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि इसमें खाद्य पेय पदार्थ, तंबाकू, सुपारी, आवास, बेडिंग, कपड़े, जूता, सफर, ये सब जितना है, दूरसंचार, चिकित्सा, ये सब भी आ जाएगा। इस बास्केट में सर्वाधिक खाद्य पेय पदार्थ का होता है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजरा फरात नदियों के बीच एक उपजाऊ धरती से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए मेसोपोटामिया ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी एक सभ्यता था, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? देखिए एम्पियर, मीटर और सेकेंड मूल मात्रक होता है। ओम जो है ये आपका मूल मात्रक में नहीं आएगा, मूल मात्रक आपका 7 है। और ये ओम आपका ओम किसका है? प्रतिरोध का, ये एसआई इकाई है, तो ये याद रखिएगा। 61 के बाद आपका क्वेश्चन, अच्छा देखिए यहाँ पे 7 मूल मात्रक यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार देख लिया जाए। देखिए लंबाई ये मीटर का होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, और ये इसका सेकेंड संकेत है, तो ये संकेत देखते जाइए। समय सेकेंड का होगा, ताप केल्विन का, और विद्युत धारा एम्पियर का, और ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। देखिए एसआई मात्रक के 2 संपूरक मात्रक हैं, जिसमें आपका समतल कोण हो जाएगा, जिसे रेडियन एसआई मात्रक है, और प्रतीक आपका रेड हो जाएगा। ठोस कोण देखिए कि स्टेरेडियन है और इसे एसआर के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है,
DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो ये किसका है, तो क्लोरीन का है। देखिए कि गमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है, तो ये याद रखिएगा। इसका ये सूत्र भी बना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं DDT का भी ये आपका सॉल्यूशन है। फास्फोरस देखिए कि फास्फोरस वह तत्व है जिसकी बदौलत हमारी किडनी बेहतर रूप से काम करती है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए यह बहुत ज़रूरी तत्व है। इसका उपयोग माचिस, लाल फास्फोरस, पटाखों और कीटनाशकों में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फर, सभी फसलों में सल्फर का उपयोग लाभकारी होता है। सल्फर मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। नाइट्रोजन देखिए यह पौधे और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। द्रव नाइट्रोजन जैविक पदार्थों द्वारा खाद्य सामग्री के लिए प्रतिशत के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। H2SO7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे तोड़ दिया गया है, तो इसे देखिए देखिए कि H2SO और O7 का आयुपेक नाम डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये याद रखेगा। इसका क्या नाम है, तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। डाइसल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग सल्फाइड एसिड का मुख्य घटक है, जिसे ओलियम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखेगा। और कशिश सीसा को ऑयल ऑफ विक्टोरियल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जरूर ये याद रखिए। ये सब क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, नेचर सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। या नेचर सिलेक्शन का सिद्धांत देखिएगा कि डार्विन के द्वारा दिया गया था, तो ये याद रखेगा। इसमें क्या बताता है कि जीवन संघर्ष में सफल सदियों की वंशगति बढ़ने से प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। यह विभिन्नता हजारों लाखों वर्षों के बाद नई प्रजाति का निर्माण करती है। डार्विन ने कहा था कि प्रकृति भी इसी प्रकार चुनाव के द्वारा सफल सदस्यों को प्रोत्साहन कर नई प्रजातियों की उत्पत्ति करती है, इसलिए डार्विनवाद प्राकृतिक चयनवाद का कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि नेचुरल सिलेक्शन अगर आसान भाषा में हम आपको बताएं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे समय के अनुसार ताप दाब और जैसे बरसात हो गया, ये सब को सहने की क्षमता जिसमें आ जाएगा, तो धीरे धीरे वही यहाँ पे रह पाएगा, बाकी तो सब खत्म हो जाता है लोग। चलिए उसके बाद देखिए मेंडल एवं गणित और जीव विज्ञान विज्ञानी थे। इन्होंने पौधे में वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की और उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो ये याद रखिएगा। न्यूटन के बारे में तो जानते ही हैं कि न्यूटन अपने किताब प्रिंसिपिया में प्रकाशित करता है। न्यूटन के 3 नियम हैं, तो ये तो हर क्वेश्चन में पढ़ते हैं लोग, तो यहाँ पे छोड़ दिया जाए। आइंस्टीन के बारे में जानते ही हैं। आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक भौतिकवादी थे जो सापेक्षता के सिद्धांत द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम दिया है, जो E बराबर mc² होता है इसका सूत्र। और 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेटा ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये हो जाएगा। ये नर प्रजनन में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, एक हीटर का तंतु बना होता है, तो ये नाइक्रोम का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये जरूर याद रखेगा। टंगस्टन का देखिए उपयोग कि जो तंतु का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो ये याद रखेगा। तांबा धातु का उपयोग विद्युत उपकरण, वाहनों, दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है, बर्तन बनाने में भी, तो ये आपको तो पता होगा। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +7 हो जाएगा। देखिए कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। अणु भर में धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या देखिए कि -2 ऑक्साइड हो जाएगा। माना मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या X है, तो ये इस पे बनाया गया है, तो 7 आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, XeO2F2 की आकृति होती है, तो ये कैसा होता है, तो ये सी सॉस के अनुसार होता है, तो देखिएगा यहाँ पे इसका आकृति है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पे अमोनियम से क्रिया करके क्या देता है, तो ये क्या देता है जी, तो देता है B2H6 2NH3 देता है। और देखिएगा कि ये बैरोजीर इसे बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर,
एड्स रोग का जनक है। तो एड्स देखिए विषाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और विषाणु के द्वारा होने वाला रोग जो है, तो एक बार देखा जाए, देखिएगा कि थोस, ये जोर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होता है। पैराथाइलाइस ग्रंथि, और देखिए ये विषाणु है मम्स वायरस। खांसरा जो होता है, शरीर पे लाल दाना, आँख लाल, आँख में दर्द होता है, ये संपूर्ण प्रभावित अंग ये करता है। और मोरबी वायरस इसका वायरस है। मेनेजिन जाइन, तेज बुखार और मस्तिष्क में ये होता है। रेबीज देखिए कि रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है, तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। रेमबो वायरस के कारण होता है, तो रेमडो वायरस याद रखेगा। चेचक देखिए तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने और संपूर्ण शरीर में होता है। बेरियोला वायरस के कारण होता है। छोटी माता देखिएगा कि हल्की बुखार, शरीर पे पित्तकाय ये आता है, संपूर्ण शरीर में ये होता है वेरियस वायरस के कारण। पोलियो देखिएगा कि रीढ़ की हड्डी में अंगों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका तंत्र नष्ट कर देता है, और इसका पोलियो वायरस के कारण ही होता है। इन्फ्लुएंजा देखिएगा कि गलथोट, छींक और बेचैनी, इसमें इसका ये है, और संपूर्ण शरीर में होता है। मिको वायरस के कारण होता है। पीलिया, पेशाब पीला, आँख लाल और त्वचा पीला हो जाता है, यह यकृत में होता है। हर्पीस देखिए कि त्वचा में सूजन हो जाती है, और त्वचा हर्पीस वायरस के कारण होता है। इस देखिएगा कि प्रतिरोधी क्षमता को ये नष्ट कर देता है, और WBC प्रणाली पे ये प्रतिरोध करता है। इसका जो वायरस है HIV है, तो ये याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, हुक के नियम अनुसार कम निरूपित के लिए होगा, तो क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिबल बराबर विकृति, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो वही यहाँ पे समझा दिया गया है, तो एक बार देख सकते हैं। हुक के नियम अनुसार क्रम विरूपण के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है लोग, तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार प्रतिबल, विकृति, और ये देख लीजिए एक बार। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शुक्र वाहिनिका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसके एक बार देखा जाए कि गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय और योनि मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित है। वृषल और वृषण कोष, अधिवृषल, शुक्रवाहिका, शुक्राशय आदि ये नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है। और वृषण टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है, यह हार्मोन पुरुष चित्त लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को, यौन उपचार को प्रेरित करता है। अंडाशय से निम्न हार्मोन का स्राव होता है, देखिए कि एस्ट्रोजन, ये गर्भाशय एंडोमेट्रियम की वृद्धि करता है और अंडावाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन देखिए यह स्तनधारियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। रिलैक्सन, यह गर्भाशय की मांसपेशियों को ढीला करता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्न में से किस अणु आयन में अयुक्ति इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O2, और देखिए कि 2- हो जाएगा उसका पावर। देखिए अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसे वोल्टेज नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा कि रिवर्स बॉयस करने के लिए जब एक परिवर्तित वोल्टेज के स्रोत के साथ समानांतर रूप से जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचने में जेनर टोनल संचालित होता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह ट्रिप्लेस कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, तो ये आपका UAA हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। समाप्ति के लिए कोडेन UAA और UGA हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। स्टॉप कोडेन इसका नाम दिया गया है। अगले का देखिए कि SI मात्रक में वोल्टेज मान नियतांक का मान होता है, तो नियतांक का मान कितना होता है? तो 1.38 × 10⁻²3 जूल केल्विन हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। और अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, कौन सा जंतु चिर डिविनेटर दर्शाता है? तो फ्राइनोसोमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसे लौना मृत बोधित बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए कि शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे मरुभंदी कहलाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान या बर्फ से ढके क्षेत्र। मरुभंदी के उदाहरण है नागफनी, अनानास और कुछ अनावृति हो जाएगा। समदुभीति जलीय पौधे जो पानी की औसत आपूर्ति में रहते हैं। समुद्रभीति के उदाहरण सूरजमुखी, तार के पेड़, गुलाब और टमाटर आदि हो जाएगा। जलोदभीति ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं, जैसे कमल, नीलकमल, ये सब हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है,
BeBmG तथा Ai में निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो ये वही हो जाएगा, इसका बोरॉन हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन ये पढ़ने से सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगा, अगर हम पढ़ के सुना भी देते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। ये एक चैप्टर है, तो इसीलिए हम इसको, जैसे मैग्नीशियम का ये हो जाएगा तो इसका ये सूत्र है ये, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आगे देखा जाए। 80 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि से सबसे तेज किस में संचय करती है? तो देखिए कि ध्वनि सबसे ज़्यादा आपका ठोस में करती है, तो सबसे पहले ठोस हो जाएगा, उसके बाद आपका द्रव हो जाएगा, उसके बाद गैस हो जाएगा, और निर्वात में ये ट्रेवल नहीं करती है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ये सही है, 80 का। ध्वनि एक तरंग अनुतरंग है, और ये तरंगे संपीड़न और विरल के रूप में संचालित होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, इसके बाद द्रव, इसके बाद गैस। उल्लेखनीय है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, बसंतीकरण के लिए अनुकूल तापमान क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। वसंतीकरण का मतलब क्या होता है कि पुष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए बीजों या पौधे को ठंडे स्थानों में रखने की क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। यदि वसंतीकरण बीजों या पादपों को उच्च ताप पर रखा जाए तो वसंतीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। देखिएगा इसमें कि इस विधि के द्वारा पादपों को वसंत पादपों में बदला जा सकता है, फसलों को प्राकृतिक कुप्रभाव से बचाया जा सकता है, पौधों में शीघ्रता से पुष्पन कराया जा सकता है, और इस क्रिया द्वारा फसल को शीघ्रता से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम का पहचान कीजिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डाई मिथाइल ब्लेटेन हो जाएगा, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि यहाँ पे इसका सूत्र भी दिया गया है, C और H3 ये आपका बनाया गया है। एल्केन में एक बंध होता है और एल्किन में 2 बंध होता है, एल्काइन में देखिए ट्रिपल बंध होते हैं, तो ये तो आप फार्मूला जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो कोयला हो जाएगा। ऐसी ऊर्जा जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसे उपयोग नहीं किया जा सके, और प्राकृतिक में उसका जो खादान है सीमित है, यानी कि उसका ज़्यादा उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसे बोला जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा। उसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल ये सब आ जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा होता है कि उसे कितना भी यूज कीजिए फिर उसका यूज बार बार किया जा सकता है, और वो जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है, या कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो ये जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा का आप कितना भी उपयोग कीजिए ये ख़त्म होने वाला तो है नहीं। उसके बाद जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो ये सब आपका आ जाएगा। तो यही यहाँ पे समझाया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, हम समझा दिए हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस ये आपका अनवीकरणीय में आ जाएगा। नवीकरणीय में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा ये सब आ जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। भारत 2017 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो देखिए इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। देखिए कि कोई भी परमाणु होता है तो उसके कण में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, तो ये आपका उसके न्यूक्लियन में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहरी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मान ही देखिए कि यह तरंग ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पे सूत्र से समझाया भी है, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा कि आपका राइट आंसर संचालन हो जाएगा। संचालन ये नहीं है, बाकी वर्षण, वापसीकरण और संघनन ये तो होगा। जैसे कि मान लीजिए कि जल है और जल से वाष्प बना, तो वाष्प हो गया, और वाष्प के द्वारा ये संघनन हो सकता है, तो संघनन से ये क्या हो जाएगा, फिर आपका जल में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद ये वर्षण हो सकता है, और वर्षण होगा तो फिर भूमि जल आ जाएगा, फिर भूमि जल से ये एक चक्र चलते रहेगा, तो इसे जलीय चक्र बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। यही यहाँ पे ही समझाया गया है। जल ठोस में भी परिवर्तन हो सकता है, द्रव में और गैस में भी। जैसे कि मान लीजिए कि जल है और ये भाप बनेगा तो आपका गैस में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस हो जाएगा तो द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये एक चक्र चलते रहता है। तो ये यहाँ पे समझाया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं या बताए हैं तो समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयोजक यौगिक है। तो संयोजक यौगिक कौन सा है इसमें से? तो यौगिक और मिश्रण का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करें। तो देखिए यौगिक का मतलब हो जाएगा
कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, उसमें 2 या 3 पदार्थ मिलाया गया हो, तो एक निश्चित अनुपात में मिलके जो चीज़ बने तो उसे यौगिक बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई पदार्थ 10% है, फिर यहाँ पे 30% है, तो 30 और 10 40 हो गया, और ये 60%, तो 100% हो गया। तो इसी प्रकार यौगिक, जब इतना मटेरियल ये मिलाया जाएगा तो वो यौगिक बनेगा। और देखिए कि मिश्रण क्या होता है कि उससे किसी भी मात्रा में मिला दीजिए तो वो मिश्रण बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए चीनी और पानी को हम मिला दें, उसमें चीनी, नमक और भी कुछ कुछ डाल दें, नींबू का रस, तो ये क्या है, मिश्रण है, वो किसी भी अनुपात में हो सकता है। तो ये मिश्रण हो गया, ये यौगिक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए कि संयोजक यौगिक के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें देखिएगा कि बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर डी सही है। चलिए 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा। ग्लिसरीन का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है, जो मानवीय शरीर कणों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, और यह मस्तिष्क में रासायनिक संकेतों के परेशन में भी शामिल होता है। इसलिए सिजोफ्रेनिया का इलाज करने और याददाश्त को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भूमिका कैंसर के रोकथाम में भी किया जा सकता है। ग्लाइसरीन शरीर के तापमान को कम करता है, यह मस्तिष्क पर शांत प्रभाव डालता है और हमें रात में अच्छी नींद लेने में सक्षम बनाता है। यह लीवर रोग और मधुमेह, हृदय रोग आदि को ठीक करने में भी सहायक है। तो देखिए कि ये ग्लाइसरीन एक गैर आवश्यक अति तात्विक अमीनो अम्ल है, तो ये इसका याद रखेगा। और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे दिया है। कार्बोहाइड्रेट ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। इससे शरीर को 60 से 70% ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में देखिए कि शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल और बाजरा में अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन देखिए कि ये बड़े जटिल और नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं, जो पेप्टाइड्स के बंध द्वारा बने होते हैं। ये शरीर की निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और शरीर के वृद्धि में इसका प्रमुख ये है, तो ये याद रखिएगा। प्रोटीन पादप जंतु दोनों स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी। देखिए पादप में मटर, सोयाबीन, राजमा, चना और मूंग ये सब आदि हो जाएगा। जंतु स्रोत में देखिए पनीर, आपका मछली, मांस, अंडे और दूध इत्यादि हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, यहाँ दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य है। जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली। वनस्पति स्रोत है। वनस्पति स्रोत में देखिए वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाता है। वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने में से रोकती है, तो ये याद रखेगा। चलिए 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, तो ये याद रखिएगा। ये तो बार बार हम लोग पढ़े हैं लोग, तो इसे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दो परिवर्तन है, इसमें थोड़ा सा समझ लिया जाए। रासायनिक परिवर्तन उसे बोला जाता है जो अपनी मूल तत्व से एक बार चेंज हो जाए तो उस तत्व में वो फिर से नहीं आएगा। और भौतिक परिवर्तन होता है कि जो मूल तत्व से चेंज होने के बाद पुनः आ सकता है। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे जल है, तो जल ये ठोस हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फिर ठोस से ये गैस में बदल जाएगा, और ठोस से ये फिर से लिक्विड यानी जल में बदल जाएगा। और द्रव जो है ये संघनन के द्वारा फिर से जल में बदल जाएगा। तो ये जल से बना था फिर जल हो गया। ये आपका भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि लकड़ी को एक बार जला दीजिएगा तो वो तो कोयला हो जाएगा, फिर चाहिएगा कि लकड़ी बनाया जाए, बनेगा नहीं बनेगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, तो इसका राइट आंसर यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन ये आपका असत्य हो जाएगा, बाकी ये तीनों सत्य है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ये सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है, ये भी सही है। नए उत्पाद निर्माण होता है, तो ये भी आपका तीनों सही है। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही खोजना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यही सब हम समझाए हैं, तो जो यहाँ पे दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। मानव के रुधिर का बिंडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो देखिए कि साल्मोना टाइफी
और ये देखिए साल्मोनेला टाइफाइड के कारण ही टाइफाइड होता है। टाइफाइड आपका प्रदूषित जल, रोगी के मलमूत्र और थूक आदि के द्वारा ये फैलता है और मक्खियों की विशेष इसमें भूमिका होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और जब टाइफाइड होता है तो उल्टी हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, ये सब होते रहता है। चलिए ये अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि 8 आदमी और 12 औरत एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगना समय लेती है, 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लेगा? तो इसका राइट आंसर 91 का आपका देखिएगा कि यहाँ पे एलसीएम विधि से बनाया गया है, आपका डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और देखिएगा कि इसका आंसर आपका 54 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गति को कौन सी तीव्रतम है? तो इसमें कौन सा गति तीव्रतम है? तो देखिए कि ये तो मीटर में दिया गया है और ये भी मीटर में दिया गया है। आपका 19 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। ये देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, तो इसी में बदलेंगे तब भी ये कम होगा। 270 मीटर प्रति मिनट दिया गया है और ये भी आपका नहीं होगा, तो सभी आपका इससे कम है। तो राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। एक देखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो आप गुना भाग करके निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है टमाटर की कीमत 25% वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी होती है, तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी कितना होगा? तो ये आपका देखिएगा कि 25% आपका वृद्धि और फिर 25% कमी, और उसके बाद माइनस हो जाएगा 25 और यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो देखिए कि ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट आपका 25 आएगा और इसे काटेंगे लोग तो ऑप्शन नंबर आपका, तो ये कितना हो जाएगा? और ये 25 कट गया तो 6.25 हो जाएगा, कम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है 93 का। यहाँ पे बना भी दिया गया है, तो ऐसे भी बना सकते हैं लोग। 25 - 25, 25 × 25 यही बनाया गया है। और एक इस प्रकार भी बनाया जा सकता है और इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। 94 नंबर क्वेश्चन है बूलियन नियम अनुसार a बराबर a + b बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डी ऑप्शन दिया गया है। और देखिए कि यहाँ पे बना दिया गया है, तो आप बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदेगा और तथा 252 रुपये में बेच दिएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और देखिए कि ये 25% यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1714, 1715, 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो देखिए कि इसे बनाइएगा तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे इसके लिख के और बाटा में कर दीजिए, सबके गुना करा के, उसके बाद इसके सोल्यूशन निकाल दीजिए, तो आपका 2 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 10 प्रेक्षणों का प्रसार 4 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसार होगा? तो ये आपका बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पे देखिए बना दिया गया है। अगला 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन है 3 पासे को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रवृत्ति क्या होगा? तो ये आपका 103/108 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है d/dx बराबर कितना आ जाएगा? तो इस समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो इसे सॉल्व करके देख लीजिए, आपका डी आ जाएगा। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा और यहाँ पे इसका सॉल्व कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। हम भी करेंगे तो इसी आधार पे करेंगे, तो यहाँ पे कर ही दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए देखिए साइन और -1125 ये दिया गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान आपका 1 में दिया गया है, 1/-1 बराबर बाटा में √2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार 100 क्वेश्चन हम देख लिए लोग। इसमें से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, तो समय बचेगा ही बचेगा। तो इसी के साथ इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सलाह देने के लिए कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।